हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगेन आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैंने पिक किया है जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चाहे सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप रीट 2025 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एचटेट के किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल रीड करके जाने की जरूरत है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ये जो टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि रक्षात्मक युक्तियां। आपको रक्षा तंत्र भी ये कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है लिखा हुआ, और ये जो आता है वो किसके अंदर आता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। एडजस्टमेंट का एक टॉपिक हम यहां पर पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन। समायोजन इसके अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को। अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूं कि एडजस्टमेंट क्या होता है, तो आपके सामने कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सॉल्यूशन क्वेश्चन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, जब आप उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जब आप उसके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, तो वो कहलाता है एडजस्टमेंट। और अगर नहीं ढाल पाते हैं, अगर आपके सामने चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, माल एडजस्टमेंट हो जाता है, यानी कि कुसमायोजन हो जाता है। एक और एग्जांपल इसका मैं यहाँ पर आपको पिक करके देती हूँ कि लेट्स से कि कोई एक लड़की है जिसकी शादी हुई है, और शादी करके जब वो जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले उसका ससुराल सॉरी मायका था, वहां पर चीजें अलग थी, लेकिन जब शादी होकर के जाती है तो ससुराल में बहुत सारी चीजों में बदलाव देखने को मिलता है। जो लाइफ वो पहले जी रही थी, वो कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ के उसको जाना होता है। तो अगर वो वहां पर जो छोड़ के जा रही है और जब ससुराल में जा रही है, अगर वो सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर पा रही है, वो सारी चीजों के अकॉर्डिंग चल पा रही है, सभी को अच्छे तरीके से ट्रीट कर पा रही है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि उसने एडजस्ट करना सीख लिया है, वो अब उसका समायोजन हो गया है। लेकिन अगर वो नहीं एडजस्ट कर पा रही है, अब ये जरूरी नहीं कि लड़कियां ये एडजस्ट ना कर पाए, चीजें में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर वो नहीं कर पा रही है, तो फिर अगर चीजों में बदलाव हो रहा है, वो नहीं एडजस्ट कर पा रही है, लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रही है, तो फिर वो क्या हो जाता है, आपका कुसमायोजन हो जाता है, ठीक है। और जब कुसमायोजन हो जाता है तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है, बहुत सारी टेंशन आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व आप कह सकते हो, संघर्ष यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो इसी के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। कि ये जो टेंशन आपके साथ अराइज हुई है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आपके जीवन में आए, जो संघर्ष, ये जो द्विधा उत्पन्न हुई है, इसको इससे बचने के लिए आप जो युक्तियां अपनाते हो, जो मेथड्स आप चूज करते हो, जो मैकेनिज्म हम यहाँ पर अपनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म कहलाते हैं, रक्षात्मक युक्तियां कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी भाषा में बात करूं तो कोई भी परेशानी आपके सामने, कोई भी समस्या है जो आपको कहीं ना कहीं, आप यहाँ पर मान के चल सकते हो, आपके सामने संघर्ष पैदा कर रही है, ठीक है, आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद यहां पर पैदा कर रही है, या अगर आप मेंटल रूप से आपको चैलेंज कर रही है, मेंटली अगर चैलेंज आप लोगों को कर रही है, तो आप जिन मेथड्स का इस्तेमाल करते हो, इनसे बचने के लिए जो युक्तियां आप अपनाते हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके डिफेंस मैकेनिज्म कहलाते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, ठीक है। साथ में आप चीजों आप ध्यान में देंगे कि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा दिए गए हैं, तो सिगमंड फ्रॉइड का नाम आप ध्यान में रखेंगे, सिगमंड फ्रॉइड का नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे, जो कि जनक कहे जाते हैं साइको एनालिसिस के। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रखी है, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड, और इन्हीं के द्वारा ही डिफेंस मैकेनिज्म भी दिए गए हैं। अब सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है उसके 3 कंपोनेंट की यहाँ पर इन्होंने बात करी है। एक है ईद, एक ईगो, और एक यहाँ पर वो बात करते हैं सुपर ईगो की। ईद जो होता है वो आपका क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यानी कि अपनी संतुष्टि पर वर्क करता है, सिर्फ आत्म संतुष्टि देखता है, जो चीज चाहिए वो चाहिए, फिर फर्क नहीं पड़ता आप क्या रास्ता अपना रहे हो, अगर आप कोई गलत चीज भी कर रहे हो तो भी करने से नहीं डरते हैं, वो प्लेजर प्रिंसिपल होता है। ईगो काम करता है रियलिटी पर, जिनकी पर्सनालिटी ईगो होती है वो वास्तविकता पर के प्रिंसिपल पर जो है वो काम करते हैं, वास्तविकता, ठीक है। और जो सुपर ईगो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, मोरल प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गला कट जाए हमारा, लेकिन हम गलत काम नहीं करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो ईगो पार्ट है आपकी पर्सनालिटी का, ये इन दोनों को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। हमने पढ़ा है साइको एनालिसिस के अंदर, जो आपका ईद पार्ट है इसको भी बैलेंस करने का काम करता है, और सुपर ईगो इसको भी बैलेंस करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं आपका ईद का जो चीजें है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है, और आपका जो सुपर ईगो है उसको भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। और ये आपका कौन करता है, ईगो करता है। और जिन मेथड्स का इस्तेमाल करता है कि ये दोनों ही आपके बैलेंस हो सके, दोनों ही इक्विलिब्रियम में आ सके, उसके लिए वो जिन मेथड्स का इस्तेमाल करता है वो आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म कहलाते हैं। इतनी चीजें आप आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी कि किसने दिया है। तो ध्यान में रखेंगे, सिगमंड फ्रॉइड ने इनके
उनके बारे में डिस्कस करा है। आप एक एक करके पढ़ लेते हैं बिकॉज आपसे जो है पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपसे पूछे जाते हैं। बात करेंगे एचटेट की, तो क्योंकि रीट में तो आता ही आता है और आपका जो सीटेट है उसमें भी आता है, हालांकि जो एचटेट है उसके अंदर आपका ये लिखा नहीं गया है, बट स्टिल मैं आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स करा रही हूँ, तो आप लोग भी इसको जरूर करते जाइएगा। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं रैशनलाइजेशन यानी कि युक्तिकरण की बात करते हैं। तर्क संगत भी आप इसको कहीं पर जो है लिखा आपको देखने को मिल जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप इसको लिख लेना, बाकी नोट्स के अंदर तो मैंने आपको सारी चीजें ऐड कर ही दी है। रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप अपने एक्सक्यूज जो है, अपने कारण जो है, अपने फाल्स लॉजिक आप जब देते हो, जब आप एक अपना जो है गलत तर्क देकर के अपनी बातों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। आपको ये पता होता है कि भाई गलती आपकी है, लेकिन आप एक ऐसे फाल्स लॉजिक का यहां पर इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसे फाल्स लॉजिक का इस्तेमाल करते हो, गलत तर्क का इस्तेमाल करते हो और आप ये कहते हो कि नहीं मेरी गलती नहीं है, वो चीजें गलत इसलिए हो गई क्योंकि ये हो गया था। आपने एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा, लेकिन आप क्या कहते हो, वो टीचर मुझे पसंद नहीं था, उस टीचर को पढ़ाना नहीं आता था, इसलिए मैं यहाँ पर फेल हो गया। क्योंकि फेलिंग का जो कारण है भाई, फेल होने का जो कारण है वो क्या है, आपकी मेहनत नहीं करना है। अगर आप एसटेट में फेल हो जाते हो या अगर कोई भी एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हो तो वो सिंपल सी बात है कि आपने उस लेवल तक की फिर मेहनत नहीं करी। अगर आप उसके लिए कोई भी ऐसा लॉजिक देकर के अपनी बात को सही साबित करते हो, भाई ऐसा गलत रीजन देकर के, तो फिर वो आपका क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन कहलाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनसेशन की, क्षतिपूर्ति की। क्षतिपूर्ति के अंदर क्या होता है भाई, कंपनसेट करना किसी भी चीज को। जैसे अगर किसी की फसल खराब हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, ओले गिर जाते हैं, तो सरकार क्या करती है, मुआवजा देती है, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, कुछ पैसे उनको देती है भाई मुआवजे के तौर पर, आपकी फसल जो है वो खराब हो गई है, तो वो क्या होती है, कंपनसेशन होता है। अगर किसी लड़की की हाइट बहुत कम है, अगर किसी की हाइट बहुत कम है, मान लो भाई लड़के की भी हाइट कम हो सकती है वैसे, तो लड़की की मान लो हाइट कम है, तो वो क्या करती है, अगर ऊंची हील के सैंडल पहन करके अपनी हाइट को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करती है, तो जहां उसकी हाइट कम थी उसने हाई हील्स के सैंडल्स या फिर जूते कुछ भी पहन करके अपनी जो हाइट है उसको क्या कर लिया, कंपनसेट कर लिया, उसकी क्षति कर ली, क्षतिपूर्ति कर ली। मान लो कोई एक एरिया में जो है, कोई भी एक एजुकेशनल एरिया में, मान लो स्टडी के अंदर जो है कोई भी बच्चा क्या है भाई, वीक है, उसको पढ़ना नहीं पसंद है, वो कमजोर है इस एरिया में, लेकिन वो किसके अंदर चला जाए, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ही अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है, वो खेल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है, खेल के अंदर उसने अपना करियर बना लिया। तो जहां एक एरिया में वो कम था, जहां पर उसके इंटरेस्ट नहीं था, उसको बिल्कुल नहीं आता था, वहीं दूसरे एरिया में वो सारी चीजें कर पा रहा है, तो उसने क्या कर लिया, कंपनसेशन कर लिया कि एक चीज नहीं आती है, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी चीज तो हमको आती ही आती है, तो कंपनसेशन आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की, यानी कि प्रतिस्थापन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, आपको रिप्लेस करना, ठीक है, एक चीज को दूसरी चीज में क्या कर लेना, रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूशन होता है। मान लो आपने स्टार्टिंग करी थी यूपीएससी के लिए, आपने पढ़ना जो है वो स्टार्ट किया था, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा देते देते आपने जो है बैंकिंग का एग्जाम दे दिया और आपका जो है बैंक का एग्जाम निकल गया और आप यहाँ पर क्या बन गए हो, बैंकर बन गए। आप बनना यूपीएससी चाहते थे, लेकिन अब आपने एंड कहां पर किया, आपने एक बैंक की जॉब में जाकर के एंड किया कि भाई वो अब सेटल हो गए हो, तो क्या सब्स्टिट्यूशन हो गया। अभी आपने स्टार्टिंग कहां से करी थी और अब आप कर क्या रहे हो, ठीक है, तो ये जो रिप्लेसमेंट है एक चीज का दूसरी चीज में, वो आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है। आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन करने लगे थे, आप एंड में क्या बन गए हो, टीचर बन गए हो, ठीक है, तो ये क्या है, आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर पर, दैट इज सब्लिमेशन, उदात्तीकरण या फिर शोधन आप इसको कहेंगे। सब्लिमेशन का आप ऐसे समझेंगे कि आपका जो एक ऐसी एनर्जी जो आपके लिए ठीक नहीं है, कोई जो आपको नेगेटिव कर सकती है, उसका जब आप उसका आप यूज कर लें, किस चीज में, जब आप सोशली अप्रूव्ड तरीके से, आप इसको ऐसे लिखिएगा, एनर्जी कन्वर्जन, अभी आप एग्जांपल से भी समझा दूंगी, एनर्जी कन्वर्जन इनटू सोशली अप्रूव्ड वे, यानी कि समाज भी उस चीज को स्वीकार करे। मान लो किसी के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और गुस्सा जो है वो किसी भी के लिए भी अच्छा नहीं रहता। बहुत ज्यादा गुस्सा है, डेफिनेटली वो या तो खुद को हानि पहुंचाएगा या फिर किसी दूसरे को हानि पहुंचाएगा। तो अगर उसको बहुत गुस्सा आता है, तो अगर आप उसको कोई ऐसी चीज करने के लिए आप उसको एक्सरसाइज वगैरह करवा सकते हैं, ताकि उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उसमें से निकल सके और वो एक पॉजिटिव चीज की तरफ बढ़ सके। तो ये गुस्सा क्या है, उसको कहीं ना कहीं गलत साबित करेगा, तो वो इसका इस्तेमाल कुछ ऐसी गतिविधि में करे, कुछ ऐसा चीज करने में करे जो कि सोशली अप्रूव भी हो, समाज भी उस चीज को एक्सेप्ट करता हो, और वो ऐसा काम कर जाए जो उससे आशा भी ना करी गई हो।
ठीक है। जैसे आप मान के चल सकते हो, आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले आपके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, आपके जो रिश्तेदार है, वो सबसे पहले ताना मारते हैं कि इसकी बस की बात नहीं है, इससे बड़ा, इससे ये तो टीचर बन ही नहीं सकता, इससे तो एस्टेट होगा नहीं, ये तो यूपीएससी क्लियर कर ही नहीं सकती है। तो उसको आप एक तो नेगेटिव लेकर के बैठे कोई भी बंदा कि नहीं इसने मुझे ये बोल दिया, उनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहा है, उनके साथ चार बातों का एक्सचेंज हो रहा है, और एक दूसरा की ठीक है उस टाइम पे सुन लिया, जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी वो भर के चले गए हैं, आपने उसका इस्तेमाल किसमें किया, और ज्यादा पढ़ने में किया। आप सक्सेसफुल हो गए हो, आप जो अचीव करना चाहते थे वो आपने अचीव कर लिया है, तो आपने उस चीज का यूटिलाइजेशन कैसे किया, आपने उनको जवाब देना किस तरीके से, अपने काम से जवाब दिया। ठीक है, आप ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हो कि सब्लिमेशन क्या है, जब आप अपना जो एनर्जी है, जो आपकी कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो आपको कहीं ना कहीं अलग तरीके से लेकर के चली जा सकती थी, लेकिन इसको आपने इस्तेमाल किया एक सोशली अप्रूव्ड वे, समाज भी उसको एक्सेप्ट करता और आपने ऐसा काम कर दिखाया जो आपके लिए कहीं ना कहीं क्या हो, अच्छा साबित हो, वो सब्लिमेशन यहां पर कहलाता है। ठीक है, बात करें रिप्रेशन की और सप्रेशन, दोनों को मैं कंपैरिजन के फॉर्म में आपको बताऊंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिप्रेशन और सप्रेशन, ये है रिप्रेशन। देखो दोनों के अंदर ही हम जो अपनी भावनाएं हैं उनको दबाने का काम करते हैं, ये है सप्रेशन। बस फर्क समझिएगा यहां पर कि दमन और शमन के अंदर क्या फर्क है, ये दमन है, ये शमन है। दोनों के अंदर ही आप अपनी जो पेनफुल मेमोरीज होती हैं, ऐसी मेमोरीज जो आप याद नहीं रखना चाहते हैं, उनको दबाने का काम करते हैं। ठीक है, मेमोरीज को दबाना दोनों के अंदर। ठीक है, दोनों के अंदर आपकी जो भी पेनफुल ऐसी मेमोरी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसी इंसिडेंट्स, ऐसा घटनाएं जो आपके जीवन काल में कभी हुई है, जिनको आप याद नहीं करना चाहते हैं, कैसे भी घटनाएं वो आपकी हो सकती है, तो जब आप उनको दबाते हो तो वो आपका रिप्रेशन और सप्रेशन कहलाया जाता है। अब बात ये आती है कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, ये आप भूलते हो अनकॉन्शियस तरीके से, अनकॉन्शियस अचेतन तरीके से, और ये आप भूल जाते हो कॉन्शियस तरीके से। ठीक है, यानी कि चेतन रूप से आप इसको भूलते हो। अब ये आपको पता है भाई, कॉन्शियस क्या होता है, जब आप जोर दे करके चीजों को करते हो, इस वक्त आप पढ़ रहे हो, आप कॉन्शियसली अवेयर हो, आप समझ रहे हो चीजों को। अनकॉन्शियस होता है जब आपको नहीं पता और चीजें हो जाती है। तो कॉन्शियस क्या होगा, जब आप जानबूझकर डेलिब्रेटली चीजों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी मेमोरीज को भूलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इसको याद नहीं रखना, जानबूझकर भूलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आप भूल गए हो, आपको पता ही नहीं चला, आप भूल गए हो। जैसे यहां पर आप मान के चलो कि जैसे लवर है, मैं ये नहीं कह रही मेल फीमेल कोई भी धोखा दे सकते हैं भाई, ठीक है, लवर है, जैसे भाई किसी का लवर धोखा दे रहा है, तो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना कि वो जो मेल होते हैं, जो मेल प्रेमी होता है, वो क्या करता है, मतलब शराब पी करके, दारू वगैरह पी करके उसको भुलाने की कोशिश करता है। तो वो क्या, वो डेलिब्रेटली कोशिश कर रहा है भाई मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको ज्यादा ज्यादा याद ना रखूं, वो बहुत ज्यादा तरीके अपना रहा है चीजों को करने के लिए, भाई भूलना चाहता है उसको। ठीक है, और जागृत रहते हुए भूलना चाह रहा है, चेतन रूप से भूलना चाह रहा है। इसमें क्या है भाई, मान लो कि ठीक है एक चला गया, एक चली गई, कभी उसके जीवन में अगर कोई दूसरा आ गया है, सेकंड उसका कोई प्रेमी या प्रेमिका अगर बन गई है, तो वो पहली वाले को ऑटोमेटिक तरीके से क्या है, भूल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका अनकॉन्शियस है। बस फर्क ये है, दोनों के अंदर हम पेनफुल मेमोरीज को भूलते हैं, इसमें हम जानबूझ के भुलाते हैं और इसमें हम भूल जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। लेकिन इन दोनों के अंदर जो आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, वो आपका रिप्रेशन होता है, सप्रेशन ठीक होता है। रिप्रेशन क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ ये जो मेमोरी है आपको नहीं पता चलता, आप भूल गए हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डीप डाउन दबी हुई है, और एक टाइम ऐसा आता है जब आपके अंदर वो बहुत ज्यादा इमर्ज होकर के निकलती है और एकदम से फूट के निकलती है। जैसे अगर बात करें गुस्से की, अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, आपके घर में मेहमान बैठे हुए हैं और आपके बच्चे जो है बहुत ज्यादा छेड़खानी कर रहे हैं, बिल्कुल मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो क्योंकि मेहमान बैठे हो, आप अपने बच्चे को कुछ नहीं कह सकते हो, सिर्फ उनको हंस के बोल सकते हो। अगर मेहमान नहीं बैठे हो तो आप उनके कान पे 2 थप्पड़ रख सकते थे। यहां पर आपने क्या किया भाई, गुस्सा आ तो रहा है लेकिन आपने दबा दिया जानबूझ कर कि मेहमान क्या कहेंगे, ये चले जाते फिर सुधारेंगे। ठीक है, यहां पर क्या है कि आप उसको दबा तो देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ना डीप डाउन वो दबी हुई है, और वो एकदम से वो गुस्सा इस तरीके से फूटेगा जो उसके लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए सही नहीं रहेगा। तो ये जो है रिप्रेशन थोड़ा नेगेटिव फॉर्म में यहां पर लिया जाता है। क्लियर हुई चीजें, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, प्रतिस्थापन के बारे में। जब आप अपनी एक चीज को दूसरी चीज पर क्या कर देते हो, आप अपने एक इमोशन को दूसरी जगह पर डिस्प्लेस कर देते हो। ठीक है, आप कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ इमोशन, ट्रांसफर ऑफ इमोशन। इमोशन क्या होते हैं, संवेग होती है। ठीक है,
संवेग का स्थानांतरण करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेकर के चलें कि पेरेंट्स की लड़ाई हुई है, मदर फादर की आपस में लड़ाई हो रही है, लेकिन क्योंकि वो मदर जो है फादर को कुछ कह नहीं सकती है, बच्चों को पीट दिया, कोई बात हो रही थी और उस बीच में बच्चों को पीट दिया। तो वो क्या है कि कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, कहीं कोई इमोशन कहीं पर ट्रांसफर करना था लेकिन कहीं पर कर दिया। बॉस से लड़ाई हुई है तो घर पर आकर के लड़ाई करना, ठीक है, कोई भी मेल फीमेल कोई भी पेरेंट है वो घर पर आकर के बच्चों पर गुस्सा उतार रहे, तो वो क्या आपका कहलाता है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है रिग्रेशन, प्रतिगमन, और ये मैंने इमोशन के अंदर भी आपको करवाया है जो रिग्रेशन है, ठीक है। जब आप ऐसा कार्य करते हो जो आपकी जो एक्चुअल एज है उससे कम एज के अंदर आकर के जब आप कोई भी कार्य परफॉर्म करते हो, ठीक है, एक्शन परफॉर्म्ड ऑफ यंगर एज, जब कोई भी आप किसी भी चीज को पाने के लिए अपनी उम्र से कम उम्र के कैंडिडेट का काम करते हो। जैसे इसमें आपका क्या आ सकता है भाई, रोना इसमें आ सकता है, ठीक है, बच्चा बहुत ज्यादा डेलिबरेटली रो रहा है किसी भी चीज को पाने के लिए, तो ये पूछा भी गया है एग्जाम में। जब आप अपने से कम उम्र के बच्चे का जब काम करते हो, अपने से कम उम्र के लोगों का काम करते हो किसी भी चीज को पाने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, वो रिग्रेशन कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है, ठीक है। कोई भी चीज को पाने के लिए आपने देखा होगा ना, लाइक खिलौने की दुकान पे बच्चे पूरा पसर जाते हैं, पूरा ऐसे लोट पलोट हो जाता है कि नहीं मुझे चाहिए तो यही चाहिए, ठीक है, तो उससे क्या उनकी बात बन जाती है वहां पर। तो रिग्रेशन क्या है, अपने से कम उम्र में, ठीक है, आप जो ऐसा कार्य करते हो जो आपकी एज से कम एज का कार्य होता है वो। बात करते हैं डिनाइल की, खंडन करना। डिनाइल का मतलब यह है कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो गई है और आप उसको आप मानने को तैयार ही नहीं है। आपके घर में किसी अपने की कह सकते हो भी, आप किसी की डेथ अगर हुई है, किसी की अगर मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी उसको हम मान नहीं पा रहे हैं कि भाई वो अब इस दुनिया में नहीं है। कोई धोखा दे रहा है लेकिन आप मान नहीं पा रहे हो कि भाई वो आपको धोखा दे रहा है, तो डिनाइल की अवस्था में हो अब आप, कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, वो क्या है, वो डिनाइल। प्रोजेक्शन क्या है, थोपना आप इसको कह सकते हो, प्रक्षेपण भी कह सकते हो और इसको थोपना भी कह सकते हो, ठीक है। जब आप अपनी चीजों को किसी दूसरे पर थोप देते हैं, आपको कोई रिलेटिव पसंद नहीं है लेकिन आप ये कह दे कि नहीं मुझे तो पसंद है, उस रिलेटिव को मैं पसंद नहीं है। आपको कोई टीचर पसंद नहीं है लेकिन आप ये थोप देते हैं कि नहीं मुझे तो पसंद है, वो टीचर ही मुझे पसंद नहीं करता, तो वो क्या है, वो थोपना होता है, वो प्रोजेक्शन करना होता है। फैंटेसी, कल्पना। फैंटेसी का मतलब क्या होता है, जब आप वास्तविक दुनिया में नहीं हो, जब आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ठीक है। फैंटेसी का मतलब क्या है, जब आप दिन में सपने देख रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आप रियल वर्ल्ड से कोसों दूर हो, वास्तविक जीवन से बिल्कुल दूर हो, भाई आप ख्याली पुलाव बना रहे हो, ठीक है, वो आपका फैंटेसी होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, तदात्मीकरण। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी की आइडेंटिटी को देखते हो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हो। आपके टीचर, ऐसे होता है ना भाई क्लासरूम में टीचर, आप कोई छोटा बच्चा है तो वो क्या करेगा, भाई टीचर आज ये पहन के आई थी, ये करके आई थी, ऐसे उसने बाल बना रखे थे, तो वो भी उस आइडेंटिटी को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन होता है। किसी की पहचान को अपने अंदर धारण करना क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। विड्रॉल प्लायर, लास्ट है आपका ये। विड्रॉल का मतलब क्या है, भाई खुद को निकाल लेना किसी भी चीज से, ठीक है। जैसे अगर किसी ने सोच लिया भाई एस्टेट का एग्जाम तो मैं क्लियर कर ही नहीं सकती हूँ ना, ये तो मेरे बस की ही बात नहीं है, तो वो वैसे भी उससे नहीं होगा, यानी कि उसने अपने आप को विड्रॉल पहले ही कर लिया है कि भाई ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा इंसिडेंट, ऐसी कोई भी चीज जिससे आप अपने आप को टोटली बाहर कर लेते हो कि ये मेरे बस का नहीं है और मैं इससे टोटली आउट हूँ, तो वो क्या कहलाता है, वो विड्रॉल कहलाता है। तो ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म थे, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इतने अगर आप कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहेगी। इसमें कुछ हमने इमोशंस के अंदर भी पढ़े थे, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। पसंद आया है तो इसको वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। सभी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही एमसीक्यू की जो प्लेलिस्ट है वो आपको अलग देखने को मिलेगी सीडीप से रिलेटेड। अगर आप रीड के लिए मुझे इस वक्त देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कंप्लीट सीडीपी आपके साथ डिस्कस कर रखी है और साथ ही इसके हर टॉपिक के एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस करे हैं और संडे को मॉक टेस्ट में आपके लिए डिस्कस कर रही हूँ, जो कि इस आगामी संडे को भी आपका होने वाला है कंप्लीट 90 मार्क्स का। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।